प्रिय विद्यार्थियों, आज से पहले अध्याय 2 बिलियन के 2 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें हमने बिलियन एवं बिलियन के प्रकार तथा सामता और उसे व्यक्त करने वाली इकाइयों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे हम बिलीयता के बारे में। किसके बारे में? बिलीयता, सॉल्युबिलिटी। बिलीयता क्या है? देखो, बिलीयता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निश्चित ताप पर द्रव विलायक के 100 ग्राम में घुले हुए ठोस विलेय की ग्राम मात्रा को उसकी बिलीयता कहा जाता है। बिलीयता का तात्पर्य द्रव विलायक की एक निश्चित मात्रा, जिसको हमने क्या किया, 100 ग्राम में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा से है। और इस स्थिति में हमें संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संतृप्त विलयन। और इस सॉल्युबिलिटी विलेयता को हम एस से व्यक्त करते हैं। किससे? एस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? एस से। तो ये तो ही विलेयता की परिभाषा। अब है कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव में ठोस की विलेयता को, द्रव में ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा, सबसे पहले इसमें हम विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। तो बेटा, विलायक की प्रकृति समान समान को बोलता है। समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है के सिद्धांत के आधार पर आयनिक व ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या बेटा? जैसे NaCl है आपका, है कि NO3 है ना, है आपका H2SO4, ये आयनिक ध्रुवीय प्रकृति के हैं। जो ये आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति, ये जल में विलय हैं। इसका मूल कारण क्या है कि इनके अंतर्गत द्विध्रुव एवं आयन अंत्य क्रियाएं संपन्न होती हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय यौगिक विलय होते हैं। अर्थात जैसे हम कहें आयोडीन, एसिड, सल्फर आदि जो हैं वो अध्रुवीय विलायक, CCl4 है, CH3 आपका C6H6 आदि में विलय होते हैं। तो पहली बात तो ये ठोस की विलायक को प्राप्त करने वालों में कि विलायक की प्रकृति, यानी समान समान को घोलता के आधार पर ध्रुवीय एवं आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। दूसरा है बेटा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव नंबर 2। तो बेटा, संतृप्त विलयन के अंदर अविलय ठोस और विलयन के मध्य साम्य को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। और इसके संग वो जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे डेल्टा H बराबर क्या लिखते हैं? +- x किलो जूल प्रति मोल।
डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स किलो कैलोरी में जो किलो कैलोरी प्रति मोल, ये होता है। तो अब देखिए बेटा, यदि इसके लिए डेल्टा एच का मान इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है। कैसा होता है? ऊष्मा शोषी होता है और ताप बढ़ाने पर विलेयता में वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसके विपरीत यदि डेल्टा एच का मान इज लेस देन 0 होता है, तो प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है, क्षेपी होता है। कैसा होता है? ऊष्मा क्षेपी होता है। और ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता में कमी आती है। क्या होती है बेटा? ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण जैसे हम ले कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको जल में घोल रहे हैं, तो इसके घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, अतः ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घटती है। और इसके विपरीत यदि हम सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आदि को पानी में घोलें, तो इनके घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात विलयन में ठंडक की महसूस होती है, अर्थात ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है और ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। तीसरा कारक होता है दाब का प्रभाव। तो ठोस दाब के प्रभाव में हम क्या लिखेंगे बेटा? ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, अतः इनकी विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो, ये तो बेटा ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, नया टॉपिक है द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी द्रव में जब हम गैस को प्रवाहित करते हैं, तो वो गैस द्रव में घुलती नहीं है, बल्कि द्रव पदार्थ द्वारा गैस का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा गैस का अवशोषण किया जाता है। अतः गैस की विलेयता को हम अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में बेटा? अवशोषण गुणांक। तो पहले तो हम बात करेंगे यहां पर अवशोषण गुणांक की। अवशोषण गुणांक, इसे तो बेटा हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे बेटा? अल्फा से। तो प्रभावित करने वाले कारक में पहले हम बात करेंगे अवशोषण गुणांक की। जैसे मैंने अभी बताया कि द्रव में गैस की विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अवशोषण गुणांक क्या है? तो अवशोषण गुणांक क्या है कि किसी भी गैस के 1 ml को द्रव विलायक के 1 सेमी क्यूब आयतन में घोला जाए तो इसे उसका अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी एक बार फिर सुनाएंगे कि अगर निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक, जैसे हम जल मान लेते हैं, जल के 1 सेमी क्यूब में 1 ml गैस को घोला जाए, तो वह गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अवशोषण गुणांक। ठीक है ना? तो अवशोषण गुणांक को हम अवशोषण गुणांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं, और अब इसकी सहायता से हम विलेयता कैसे निकालते हैं बेटा? अवशोषण गुणांक की सहायता से विलेयता निकालेंगे, तो विलेयता बराबर अवशोषण गुणांक बटे 22.4 लीटर।
तो ये विलेयता निकाली जाती है। इस तरह से गैस की विलेयता को हम अवशोषण गुणांक के रूप में ज्ञात करते हैं। अब इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनके बारे में बात करें तो देखो इसमें सबसे पहला कारक आता है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति दोनों वे गैस है जो विलायक के साथ रासायनिक क्रिया कर लेती हैं, विलायक के साथ रासायनिक क्रिया कर लेती हैं और योगात्मक यौगिक का निर्माण करती हैं तथा विलायक में आयनित हो जाती हैं। अन्य गैसों की तुलना में अधिक विलेय होती है। देखो में क्या होता है अभी कि वे गैसें हैं जो विलायक के साथ रासायनिक क्रिया करके यौगिक बना लें या विलायक में क्या हो जाए, आयनित हो जाए, वो अन्य गैसों की तुलना में अधिक विलेय होती हैं। जैसे हम बात करें जैसे HCl है, HCl को हम पानी में डालें तो देखो जैसे हम इसको पूरी रिएक्शन लेते तो हम कैसे दिखाते हैं, H3O प्लस Cl माइनस। तो भाई जल के अंदर क्या हो गई, आयनित हो गई। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl H प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये देखो ये जल के अंदर क्या है, आयनित हो रही है, तो ये जल में अत्यधिक विलेय होगी। इसलिए देखो हमने NH3 गैस, इसको हमने जल द्रव विलायक जल में जब विलायक के अंदर घोल दिया, लिक्विड है, तो ये इसके साथ क्रिया करके क्या आ रही है NH4OH, तो योगात्मक यौगिक बना लिया इसने, रासायनिक क्रिया कर ली, तो ये अधिक विलेय है। जबकि इसके विपरीत ऐसी गैसें हैं जो विलायक में न तो आयनित होती हैं न विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया करती हैं, वह अल्प विलेय होती हैं। कौन सी होती है बेटा, अल्प विलेय होती है। जैसे जल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि क्या है, अल्प विलेय है। तो देखो इसके ऊपर वो प्रश्न भी आपके पास क्या कारण है कि क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या कारण है कि ऑक्सीजन रक्त में विलेय है जल में अल्प विलेय। तो बड़े ये कह रहा है कि ऑक्सीजन रक्त में विलेय है, रक्त में क्या है बेटा, विलेय, जबकि जल में अल्प विलेय। तो इसका कारण हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर योगात्मक उत्पाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, अतः यह रक्त में विलेय है। नहीं क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिसके कारण ये रक्त में अत्यधिक विलेय है। जबकि जल के साथ यह न तो योगात्मक यौगिक बनाती है न जल में आयनित होती है, इसी कारण यह अपेक्षाकृत अल्प विलेय होती है। तो एक कारण तो ये हुआ इसका गैस की प्रकृति। अब तो इसमें एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि विभिन्न गैसों को उनकी विलेयता के घटते क्रम में या अवशोषण गुणांक के घटते क्रम में जमाइए। निम्न गैसों को जैसे NH3, HCl, CO2, SO2 और O2, ये गैस है। तो इन गैसों को हमें क्या करना है बेटा, अवशोषण गुणांक नहीं विलेयता के घटते क्रम में जमाना है। किसमें क्रम में जमाना है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले देखो इसमें देखो जैसे हम क्रम देखें आंसर के रूप में, तो NH3 is greater than HCl is greater than SO2 is greater than CO2 is greater than O2। ये क्या जाएगा, इसका विलेयता का
बढ़ता क्रम कह लीजिए, सॉरी घटता क्रम, विलेयता का क्या है, घटता क्रम या अवशोषण गुणांक का घटता क्रम। तो ये प्रश्न इसमें बन रहा था कि विभिन्न गैसों को उनकी विलेयता के घटते क्रम में या अवशोषण गुणांक के घटते क्रम में जमाइए। अब दूसरा जो इसको प्रभावित करने वाला कारक है जो है वो है विलायक की प्रकृति। कैसे बेटा, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। इसमें क्या बेटा, देखिए विलायक की प्रकृति जैसे मैंने अभी बताया था, ठोस वाले में समान समान को घोलता है के सिद्धांत की पालना होती है कि ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैसें अधिक विलेय होती हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय गैसें अधिक विलेय होती हैं। इसके बाद आता है देखो ताप का प्रभाव। तीसरा आता है ताप का प्रभाव। तो गैस की विलेयता पर ताप का प्रभाव, जैसे हमने बताया था गैस प्लस विलायक रिवर्सिबल रिएक्शन विलयन। तो बेटा ये क्या है, एक किसी द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कैसा बेटा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कैसा बेटा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। और लासातले के अनुसार यदि इस साम्य पर, लासातले के अनुसार यदि इस साम्य पर ताप बढ़ाया जाए तो द्रव में या विलायक में गैस की विलेयता में कमी आती है। क्यों? क्योंकि गैस के कण ऊष्मा ग्रहण कर गतिज ऊर्जा को वृद्धि कर लेते हैं। गैस के कण ऊष्मा ग्रहण कर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर लेते हैं और विलायक की सतह को छोड़ करके बाहर जाने लग जाते हैं। अतः स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। अगला कारक है बेटा, इसको प्रभावित करने वालों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखो चौथा कारक ये है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। यदि द्रव विलायक में पहले से ही कोई अन्य पदार्थ घुला हुआ है तो विलायक में गैस की विलेयता कम हो जाती है। क्या होता है बेटा, अगर पहले से ही कोई अन्य पदार्थ घुला हुआ है तो द्रव विलायक में गैस की विलेयता घट जाती है। ठीक है बेटा, तो ये देखो गैस की विलेयता प्राप्त करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है दाब का प्रभाव। किसका बेटा, दाब का प्रभाव, जिसे हम हेनरी नियम के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाला अगला कारक है दाब का प्रभाव। कौन सा बेटा, दाब का प्रभाव, या इसे हम हेनरी नियम भी कहते हैं। हेनरी नियम। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक हेनरी ने स्थिर ताप पर द्रव विलायक में गैस की विलेयता और दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी नियम के नाम से जाना जाता है। क्या बेटा, तो ये नियम क्या बताता है, स्थिर ताप पर विलायक में गैस की विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार यदि गैस विलायक के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करती है तो स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा
स्मॉल एम साम्य दाब या आप कह सकते हो साम्य पर गैस के दाब P के समानुपाती होती है। क्या बेटा, एक बार फिर सुन लेंगे कि यदि गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती है तो निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन, आप एकांक आयतन भी कह सकते हैं, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य दाब के समानुपाती होती है। तो देखो यहां पर एम के स्मॉल एम क्या है, गैस की मात्रा, और ये क्या है, गैस दाब। तो एम समानुपाती पी या एम बराबर के एच पी। यहां के एच हेनरी नियतांक है, जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं ताप व दाब के मात्रक पर निर्भर करता है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो गया बेटा एम बराबर के एच पी। अगर यदि स्थिर ताप पर हम गैस की मात्रा स्मॉल एम विलेयता से हम कह रहे हैं और आंशिक दाब पी के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। तो ये हेनरी नियम। अब देखो हेनरी नियम के अनुसार क्या है, एक बार फिर सुन लेंगे। यदि गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती है तो विलायक के निश्चित आयतन, आप एकांक आयतन भी कह सकते हो, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा स्मॉल एम साम्य दाब पी के समानुपाती होती है। और देखो स्थिर ताप पर हम गैस की विलेयता मात्रा एम और आंशिक दाब पी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ये बताती है कि दाब बढ़ने के साथ साथ गैस की विलेयता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यता के अनुरूप दी जाती है। किसके अनुरूप दी जाती है, साम्यता के अनुरूप। और साम्यता को मोल भिन्न से संबंध किया जा सकता है। नहीं, गैस की जो साम्यता होती है वो मोल भिन्न की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि विलायक में गैस की मात्रा साम्यता के अनुरूप ली जाती है और साम्यता मोल भिन्न एक्स के समानुपाती होती है। अतः हेनरी नियम को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, जो एम समानुपाती क्या है, एक्स। तो एक्स समानुपाती हो गया, तो एम समानुपाती किसके हो गया, एक्स के। तो अब देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते, या अतः हम क्या लिखेंगे, एक्स समानुपाती क्या होगा, पी, या एक्स बराबर के डैश पी। तो बेटा ये तो हमने अभी बताया था उस हिसाब से कि विलायक में गैस की मात्रा साम्यता के अनुरूप ली जाती है और साम्यता क्या होती है, मोल भिन्न के समानुपाती होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एम समानुपाती क्या है, एक्स। और जो हमने पढ़ा है कि एम समानुपाती क्या था, पी था, उस जगह क्या रख दिया हमने, एक्स। तो एक्स समानुपाती पी या एक्स बराबर के डैश पी। यहाँ पर के डैश पी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। क्या बेटा, एक समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ के डैश नया समानुपातिक स्थिरांक है। अब देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो है जो हेनरी नियम से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा ये हेनरी नियम के साथ किस प्रकार संबंधित है, के एच बराबर होता है 1/के डैश। तो नया जो समानता हमने के डैश लिया है वो क्या हेनरी नियम से किसका संबंधित है, एच बराबर 1/के डैश। तो अब देखो यहां से के डैश की वैल्यू निकाले अपन, चूंकि के डैश बराबर क्या है हमारे पास, देखो यहां से निकालो तो बराबर क्या होगा, एक्स अपॉन पी, एक्स बटे क्या हो गया, पी। तो अब इसकी वैल्यू रखें तो के एच बराबर क्या आ जाएगा बेटा, के एच बराबर 1/एक्स अपॉन पी, या के एच बराबर क्या हो जाएगा, जिसमें यही बराबर क्या हो जाएगा,
P अपॉन एक्स। तो हमारे पास क्या होता है के एच बराबर P बटे एक्स या P बराबर के एच एक्स। ये तो बड़ा हैंडी नियम है। तो देखो इसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें से देखो हमें यही ध्यान रखना है कि यदि गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती है तो निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में या निश्चित आयतन में एकांक आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब बढ़ाने के साथ साथ विलेयता में वृद्धि होती है। ठीक है। अब हेनरी नियम की सीमाएं, तो हेनरी नियम हर स्थिति में लागू नहीं होता। हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा यह है कि विलयन तनु हो। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। दूसरी बात, गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया न करे। तीसरी बात, दाब बहुत अधिक नहीं हो। और चौथी बात, ताप बहुत कम नहीं हो।